शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 68वें बीपीएससी का एग्ज़ाम आप लोगों ने पिछले दिनों दिया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिए होंगे। एक वीडियो जो 10 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्यूशन का मैंने दिया है और फिर काफ़ी लेट के बाद मैं आज दे रहा हूँ। कारण है कि मैं जो भी उत्तर आप लोगों को देता हूँ, मेरा यह प्रयास होता है कि इसमें जल्दीबाजी में कुछ एरर या गलती सलती ना बता दूँ। तो मैं जब तक पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो लूँ तब तक वीडियो नहीं देने का प्रयास करता हूँ। तो जो भी कुछ मैं दे रहा हूँ इसमें अधिकांश यह संभव है कि आयोग भी इसी उत्तर को मानेगा और एकाध पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, वो आयोग की अपनी मनमर्जी रहती है। जैसा कि आप लोग पहले भी देख चुके हैं, इसका बहुत सारा प्रमाण प्रत्यक्ष रूप में आप लोगों को मिल चुका है। तो आइए हम लोग यहाँ पर 30 साइंस के प्रश्न पर डिटेल चर्चा करेंगे और सही उत्तर एनालिसिस हम आपको देंगे। लेट से आया हूँ, देर से आया हूँ, लेकिन दुरुस्त लाया हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो कुछ स्टूडेंट वर्टिब्री मारे। वर्टिब्री क्या होता है कि जो आपके रीढ़ की हड्डी है इसमें 33 कॉलम बने हुए रहते हैं, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट रहता है, जिससे कि रीढ़ की हड्डी आगे पीछे होती है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, एक एक पीस जो है उसका 33 पीस, वह सख्त होता है, कठोर होता है। यानी कि वर्टिब्री जिसने भी उत्तर लिया है वो गलत है। तो क्या होगा? कार्पसल्स तो आप जानते ही हैं कि हाथ की हड्डियों को आप यदि पूरा पढ़ते हुए आएंगे तो कहने की मतलब बाह की हड्डी को क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। फिर रेडियो अल्ना है, फिर टाल कार्पसल है, फिर मेटा कार्पसल्स है। तो ये है आपका कलाई की हड्डी को बोलते हैं। तो ये जो आप तीसरे नंबर में कार्टिलेज देख रहे हैं, यही उत्तर होगा यहाँ पर, कार्टिलेज। कार्टिलेज एक्चुअल में होता क्या है कि ये उत्तकों के समूह को कार्टिलेज कहते हैं। यह शक्त होता है लेकिन हड्डियों की तरह शक्त नहीं होता है। ठीक है, ये मोड़े जा सकते हैं, हड्डियों को सपोर्ट करता है ये, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका कार्टिलेज। ठीक है, जिस बंधुओं ने भी कार्टिलेज मारा है आप समझिए कि वह पूर्ण संतुष्ट रहिए कि सही है। मैं बहुत ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, एक जेन्युइन टाइम में चाहूँगा कि यह वीडियो पूरा समाप्त हो जाए हमारा, इसलिए तेज़ी से आइए हम लोग कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो आप लोगों को इस पर बहुत पढ़ाई किया होगा, बहुत आसान प्रश्न मुझे लग रहा है कि ये है। तो ये हो जाता है आपका शैवाल और कवक, ये दोनों एक साथ रहते हैं और इसको जो है कि इंडिकेटर के रूप में भी, जो कि वातावरण में इंडिकेटर के, एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर के रूप में भी शैवाल कवक के इस समूह को लोग जानते हैं। आइए अगला प्रश्न है कि मादा एनाफिलिज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है, कैसे? क्योंकि यह जो अधः स्तर के जो है समांतर जो है कि वो बैठती है। ठीक है, जब भी बैठेगी वो तो अधः स्तर के वो समांतर बैठेगी, इसी प्रकार से आप उसको अलग कर सकते हैं। चौथा है क्या है आपका कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार क्या है? तो आप जानते हैं ब्लड में 3 मूल रूप से कण होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी को ही लिम्फोसाइट कहते हैं। आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करना, ऑक्सीजन का वहन करना, फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर में ले जाता है और शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड को ला करके फेफड़ा में छोड़ देता है। प्लेटलेट्स का क्या काम है? तो यह ब्लड को क्लॉट करता है कट छट जाने के बाद। लिम्फोसाइट इसका काम है शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए, इसी को डब्ल्यूबीसी भी कहा जाता है। व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, श्वेत रक्त कण भी कहते हैं। अगला ये 5वां प्रश्न क्या कहता है कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये ध्यान रखना है आपको, क्या कहा गया है कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, यही बात पहला ही गलत है। यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यदि पहला ही गलत है और आपसे गलत ही पूछा है तो ए उत्तर सही हो गया, यानी 5 का ए। ठीक है, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का ही नहीं दे सकती है, और भी इसके
कई काम है। ठीक है, केवल का मतलब एक के काम है मांसपेशी का, जो बिल्कुल गलत हो गया। मांसपेशी के कई काम है। आइए उसके बाद छठा प्रश्न क्या है हमारा। छठा प्रश्न यहाँ पर है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए, कैसा, सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में क्या होगा कि काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा। तो चूंकि घोड़ा का बना रहे हैं तो जेब्रा तो बनेगा नहीं, एक बात। अच्छा, यदि हम लोग लेंस के माध्यम से प्रकाश का प्रतिबिंब उतार रहे हैं तो वो चमकदार नहीं होगा, साधारण ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा कि काली पट्टियों का एक घोड़ा। इसको आप फील करके भी, प्रश्न के भाव को भी फील करके उत्तर ले सकते थे। ये बहुत भारी नहीं है, आप थोड़ा सा साधारण दिमाग में इस्तेमाल करेंगे तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें अधिकांश स्टूडेंट जो है गलत करके आए हैं। 90+ % में स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया है, क्योंकि इस प्रश्न में थोड़ी सी पेंच फंसी हुई है। ये जो आपको वर्ड तीक्ष्णता दिखाई दे रहा है, लोगों ने इसको तीव्रता समझकर उत्तर आयाम लिया है, ध्वनि के आयाम पर। ठीक है, जबकि ध्वनि की तीक्ष्णता जो है वो कंपन की आवृत्ति पर, ध्वनि के कंपन की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, ध्वनि के वेग पर नहीं और ध्वनि के आयाम पर भी नहीं। ध्वनि के आयाम पर जो है यह तीव्रता, यदि तीव्रता रहेगा तो आयाम पर निर्भर करता है, ये बात सही है। लेकिन तीक्ष्णता या तारत्व जो है वह ध्वनि के कंपन की आवृत्ति पर निर्भर करता है। हम कह सकते हैं कि यदि कंपन की आवृत्ति अधिक हो, ठीक है, तो ध्वनि तीखी है। तीखी है का मतलब तीक्ष्ण है, पतली है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर होना चाहिए कंपन की आवृत्ति पर, जो आपके विकल्प में नहीं है। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ई। ठीक है, कंपन की आवृत्ति पर सही उत्तर होगा। जिन्होंने भी आयाम लगाया है, आप भैया जी माफ कीजिएगा, यह उत्तर सही नहीं होगा। ठीक है, आइए अब अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो सही उत्तर हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल, ऑप्शन नंबर बी। फोटोवोल्टिक सेल जो है डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को किस घर्तन में, निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए जो है किया जाता है। तो स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में जो है परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी आसान मैं समझता हूँ कि था। इसको आप लोग वन लाइनर में भी काफ़ी रटते रहते हैं कि बॉल बेयरिंग का प्रयोग जो है कि स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद जो है अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। पीछे की ओर जो खींचता है गोलकीपर, उसका क्या कारण है, क्यों खींचता है भाई। तो कह रहा है कि यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है। तो गोलकीपर को संवेग परिवर्तन की दर जो है उसको कम करने में सक्षम बनाता है। विकल्प ए यहाँ पर सही हुआ। 10 का ए, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में जो है गोलकीपर को सक्षम बनाता है, यही सही है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण है। ये भी भैया जी बड़ी आसान प्रश्न है। ये आप लोग जानते हैं कि यदि कोई आपका ये रेडियोधर्मी तत्व है, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम 235-93 सबसे अधिक आप लोग लेते हैं। तो ये रेडियोधर्मी तत्व यदि है तो ये एक सीधे जाने वाली किरण, इसको गामा बोलते हैं। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेशहीन कण होता है। एक होता है बीटा आपका, ये ऋणात्मक कण होता है, ठीक है, यह विद्युत रूप से क्या है, ऋणात्मक कण है। एक होता है अल्फा, ये धनात्मक कण होता है। यही आपसे पूछा कि उत्सर्जित धनात्मक कण के रूप में अवशोषित कण क्या है, तो अल्फा किरण बोलेंगे। कौन सा, कण भी लिखा हुआ मिल सकता है, किरण भी लिखा हुआ मिल सकता है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अल्फा किरण। ठीक है, आइए चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। केंद्राभिमुखी बल, ठीक है,
एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो केंद्राभिमुखी का मतलब हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, केंद्र की ओर लगने वाला बल। ये वृत्ताकार पथ पर जब जाते हैं तो ये वृत्त से बाहर ना भाग जाए, इस केंद्र की ओर एक बल लग रहा होता है जिसको बोलते हैं केंद्राभिमुखी बल। यहाँ पर क्या हुआ, सीधी रेखा पर बिल्कुल नहीं, अंतरिक्ष की वस्तु में स्वतंत्र गति बिल्कुल नहीं, वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गतिमान गति बिल्कुल सही। तो यह हो गया आपका विकल्प बी, बिल्कुल सही। वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए क्या होता है, केंद्राभिमुखी बल कार्य करता है, जिम्मेदार होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। निम्नलिखित में से क्या कह रहा है कि किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। तो गतिज ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा में घर्षण बल शामिल होता है। याद रखिएगा कि गतिज ऊर्जा, जैसे कि मान लिया जाए कि आपका टायर ही चल रहा है, गतिज ऊर्जा है, तो चलते चलते क्या होता है कि वो गर्म हो जाता है। ऐसे भी समझ, कई जगह आप देखते हैं बॉल बेरिंग ही चल रहा है, मशीन में चल रहा है बॉल बेरिंग, काफ़ी देर चल गया, आप छुएंगे तो वहाँ पर गर्म पता चलेगा। स्पष्ट है कि गतिज ऊर्जा से जो है उष्मीय ऊर्जा में होता है, ठीक है। घर्षण बल के कारण ही गतिज ऊर्जा, घर्षण हो रहा है मतलब गति हो रहा है तो घर्षण हो रहा है, और उस गति ऊर्जा घर्षण होते होते क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। कभी कभी आप देखते हैं कि गर्म होकर के वो टूट भी जाता है, ठीक है, काफ़ी गर्म हो जाता है। आइए उसके बाद चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, एक बस क्या है, सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक बाईं ओर मुड़ गया। आप जानते हैं यहाँ जड़त्व का नियम लागू होता है। यदि ब्रेक, आप मोटरसाइकिल पर बैठिए ना, एकाएक बढ़ा दिया तो पीछे वाला पीछे झुक जाता है। रेल, बस, कार, सब जगह यह जड़त्व का नियम लागू होता है। जैसे कि क्या होगा कि कार में ही आप बैठे हैं, देखिएगा मोड़ पर जब ऐसे रुकेगा तो एक आदमी दूसरे ऊपर पर ऐसे झुक जाता, लद जाता है ना। तो यही बात यहीं पर इस प्रैक्टिकल जीवन से लीजिए ना इस प्रश्न को, बहुत आराम है। तो यदि अचानक दाईं ओर मोड़ेगा तो आप बाईं ओर झुक जाइएगा। विकल्प सी उत्तर यहाँ पर सही हुआ, ठीक है। आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को संयोजित करने की कोशिश करता है। आप देखते हो टिंग टंग करके मिलाता है, वो एक दूसरे से इशाराबाजी चलते रहता है, वो लोग मिला रहा है, एक दूसरे का ट्यून मिला रहा है ना। तो आप यदि ऑर्केस्ट्रा में ध्यान देंगे तो एक दूसरे को देखता है और कुछ मिलाता है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ रहने दीजिए, इस तरह से करता है, वो ट्यून मिलाता है। तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति को अपने वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के बराबर लाता है, ट्यून करता है, उसको बोलते हैं ट्यून करना या फिर बोलते हैं मिलाना। तो विकल्प ए यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार की स्ट्रिंग की आवृत्ति को मैच करा रहा होता है उस टाइम। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का कहना है कि पदार्थ के, क्या कहा कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन जरूर होता है। आप जानते हैं कि द्रव में ऐसी घटना होती है कि लोटा में रख दिए तो द्रव का आकार लोटा के जैसा, ये कलश के जैसा मैंने बना दिया। यदि बाल्टी में रख दिए तो द्रव का आकार बाल्टी के तरह का, ठीक है। डब्बा में रख दिए तो द्रव का आकार डब्बे के आकार का, यानी कि उसका निश्चित आकार नहीं है लेकिन आयतन। 1 लीटर रखेंगे तो बोतल में रखिए, डब्बा में रखिए, बाल्टी में रखिए, लोटा में रखिए, जिन्ने रखने का माने उन्ने रखिए, लेकिन वह 1 लीटर ही रहेगा, आयतन निश्चित रहेगा। आकार भले ही बदलता रहेगा बर्तन के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या है आपका कार्बन स्टील, यानी स्टील जो है उसमें कार्बन रहता ही है, कार्बन स्टील। क्रिप्टन ठोस है आपका, इसमें तो आकार बदलेगा नहीं। मिट्टी का तेल तरल है, आप जान ही रहे। मटिया तेल लोग बोलते हैं, मिट्टी का तेल बोलते हैं, किरोसिन बोलते हैं ना, किरासन तेल कंट्रोल में मिलता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका मिट्टी का तेल, किरोसिन तेल, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का कहना है कि कुछ धातु की ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और जल देता है, ठीक है, नमक और जल बनाते हैं।
उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन है? अरे भैया जी, उभयधर्मी का जो उदाहरण आपका यहाँ पर Al2O3 और ZnO जो है, यह उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या? इससे वो बना और उससे ये बना, दोनों ऑक्साइड का, उभयधर्मी ऑक्साइड का ये उदाहरण है Al2O3 और ZnO। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? ठीक है, यहाँ पर अधिकांश एग्जाम में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन भैया जी आप डी यदि यहाँ पर उपलब्ध है विकल्प कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यदि ये नहीं रहता तो आप कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते थे, लेकिन फिर भी इसमें प्रमुख लिखा रहता ना, तो प्रमुख में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, लेकिन ना तो प्रमुख लिखा हुआ है और दूसरा क्या विकल्प डी भी है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यकीन मानिए कि यहाँ पर डी विकल्प में उत्तर होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन भी ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है। अतः विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ये समझ गया ना, 18 नंबर का विकल्प डी उत्तर होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन तीनों जवाबदेह है, उत्तरदायी है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 का कहना है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर, ठीक है, अम्ल जो है धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 गैस मुक्त करते हैं। क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े हैं। तो ये यहाँ पर विकल्प बी उत्तर सही होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। लेट से इसलिए मैंने बनाया क्योंकि मेरा प्रयास था कि जब भी दूंगा लेट से हो जाए, लेकिन गलत नहीं, विद्यार्थियों को 100% एक्यूरेट 100% सही मिले, इसलिए मैंने लेट से दिया है। इसलिए जो भी उत्तर मैं आपको दे रहा हूं आप आश्वस्त हो लीजिए, यह उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसको कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड जो है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर उत्तर आपका बी सही हो जा रहा है, इसको ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन 21 का क्या कहना है कि आपको 3 परख नलियां दी जाती है। कितने? 3। उसमें से एक में आसुत जल और अन्य दो में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। 3 प्रकार का परख नली लिए, तीनों में, एक में जल, एक में अम्लीय, एक में क्षारीय विलयन दे दिए। इसमें से किसमें लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा? आप जानते हैं कि लाल लिटमस पत्र किससे नीला होता है? क्षार से। नीला होगा क्षार से और लाल किससे होगा? अम्ल से। ये 2 आपको याद रखना है। तो पूछा कि नीला हो जाएगा किससे? तो नीला हो जाएगा क्षार से, विकल्प सी सही जवाब होगा। उसके बाद क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 22 एसिटिक अम्ल। देखिए ऊपर वाला भी प्रश्न आपका रटने वाला था, एकदम खूब रटते हैं आप लोग, हम सुनते हैं बराबर, बड़ी रटते हैं, क्विज करते हैं, ग्रुप करते हैं, टेस्ट देते हैं, सब में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 22 पर यदि कहें तो मुझे बताने का भी मन नहीं कर रहा है, ये तो इतना आसान है। एसिटिक अम्ल सिरका, एसिटिक अम्ल सिरका, खूब रटते हैं आप लोग। ठीक है, विकल्प ए हो गया 22 का सही। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। कह रहा है कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि कोई H3O+ जो है आयन मौजूद उसमें नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में ही रंग बदलता है। ठीक है, इसलिए शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलेगा। ठीक है, यहाँ पर विकल्प सी सही जवाब है आपका ये। अब आइए चलते हैं 24 नंबर। इसमें कह रहा है कि विषम का पता लगाइए। विषम का पता लगाने में तो भाई रीजनिंग की तरह आपसे पूछा है, क्या सोचकर वह विषम कहेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मेरा भी कुछ तर्क है, मैं अपने तर्क के हिसाब से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फल का पकना रासायनिक अभिक्रिया है, सीमेंट की सेटिंग जो है रासायनिक परिवर्तन है,
कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन सीमेंट के स्प्लिटिंग जो है ना, यहाँ पर भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो आप चाहें तो ई भी ले सकते हैं, आप चाहें तो बी भी ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आयोग क्या उत्तर लेता है, ये कहना बड़ी मुश्किल है। मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप विकल्प बी लें, क्योंकि कहा विषम का पता लगाने के लिए रीजनिंग के दिमाग से आपको इन विकल्पों में से उत्तर ले लेना चाहिए। तो विकल्प बी ले सकते हैं। ये रासायनिक और भौतिक दोनों प्रकार के परिवर्तन को इंगित करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन कहा है, ध्यान देना है। सत्य असत्य वाला में थोड़ा सा लोचा रहता है कि आप लोग जानबूझकर भी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन पर चलते हैं। उनकी विद्युत चालकता जो है समान होती है। नहीं, विद्युत चालकता समान नहीं होती है। जानते हैं कि आप जो अधातु है, अधातु में से आपका ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपर रूप है, एकमात्र अधातु जो कि विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है। उसके बाद तो ये हो गया आपका हीरा और ग्रेफाइट में ये अंतर हो गया। उसके पास समान क्रिस्टलीय संरचना है। बिल्कुल नहीं, आप जानते हैं कि क्रिस्टलीय संरचना के आधार पर ही दुनिया में सबसे अधिक चमकदार वस्तु में से हीरे का स्थान आता है, कीमती हो जाता है उसके क्रिस्टलीय संरचना के कारण ही। और ग्रेफाइट जो है उसकी क्रिस्टलीय संरचना के कारण ही कोयले के समान एक साधारण कीमत पर मिलता है। ठीक है, और हीरा बहुमूल्य वस्तुओं में से एक है, उसकी क्रिस्टलीय संरचना के कारण ही, इसलिए वो भी समान नहीं है। सी नंबर क्या है, उसके पास समान डिग्री की कठोरता है। बिल्कुल नहीं, हीरे सब दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ हीरा, आप लोग पढ़ चुके हैं। चट्टान की कटाई में हीरा का प्रयोग किया जाता है। कैसे हो जाएगा समान कठोर भाई? तो कोई भी कथन सत्य यहाँ तीनों में से नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है किसमें परिवर्तन के कारण रंग खुलते और बंद होते हैं। तो रंग जो है इसका अंग्रेजी में होता है स्टोमाटा। स्टोमाटल पोर के खुलने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और बंद होने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया समाप्त हो जाती है, इवापोरेशन इसको बोलते हैं। तो ये किस लिए होगा? तो वह कोशिका में पानी की मात्रा के कारण। जब कोशिका में पानी की मात्रा कम होगी बंद हो जाएगा, पानी की मात्रा बढ़ेगी, स्टोमाटल पोर खुलेगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रारंभ होगी। रंध्र का मतलब होता है स्टोमाटल पोर, ठीक है, उसी को हिंदी में बोलते हैं रंध्र। तो विकल्प सी यहां पर उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश को। आप समझिएगा कि यदि आप फिजिक्स में लाइट पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कोई भी चीज़ इसीलिए हमको दिखाई पड़ता है। जैसे कोई चीज़ लाल, यहाँ पर मैं टिक लगा रहा हूँ, लाल इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि श्वेत प्रकाश में सभी रंगों का मिश्रण रहता है और लाल रंग यहाँ से रिफ्लेक्ट करके पुनः हमारे आँख पर चला जाता है, इसलिए लाल हमको लाल दिखाई पड़ता है। तो पेड़ की पत्तियाँ हरा दिखाई इसलिए पड़ता है क्योंकि हरा रंग वह रिफ्लेक्ट करके वापस हमारे आँख तक भेज देता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में हरे रंग का कोई काम ही नहीं है। तो ये जिस जिस ऑप्शन में हरा रहे ना उसको हटा दीजिए, बचा आपके पास विकल्प ए। ऐसे भी छटनी आप कर सकते थे और यदि याद रखते हैं तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर विकल्प ए लाल और नीला वाला जो है उत्तर आपका सही हो जाता है। उसके बाद आपका क्या होगा, 28 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है। इस नहीं पर असत्य पर सत्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा कि कौन सा मेल सही नहीं है, तो नहीं वाला आपका क्या है कि आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ कहलाता है, ये सही नहीं है। ठीक है, आधार के पास जो शाखाओं के साथ मोटा और कठोर तना है उसको पेड़ नहीं कहते हैं, यही सही नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि सक्शन पुल के कारण पेड़ में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है, तो इसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। भैया जी ये तो आप क्लास 10th में भी पढ़ते रहते हैं, खूब पढ़ते हैं।
तो वाष्पोत्सर्जन को सक्शन पूल भी कहा जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन को ही सक्शन पूल भी कहा जाता है। उसके बाद 68वें बीपीएससी के 30 प्रश्न में से 30वां यानी अंतिम प्रश्न पर चर्चा कर लें कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रकृति के योग्य बनाता है। तो कौन सा लक्षण है? तो ये लक्षण है कि केवल डीएनए की उपस्थिति होती है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में आरएनए नहीं होता है, केवल डीएनए होता है, केवल डीएनए होता है, आरएनए अनुपस्थित रहता है। तो योग्य बनाता है, केवल डीएनए उपस्थित रहता है, इसलिए। तो ये था हमारा आज का साइंस के क्वेश्चन का एनालिसिस। मैंने प्रयास किया था कि इसमें अधिकांश 100% सत्य हो। एक आध प्रश्न पर कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि सिर्फ मेरी ही गलती नहीं है, बल्कि आयोग भी जो है कि अजीबोगरीब कभी कभी उत्तर लेते रहता है। आप लोग खुद इसके भुक्तभोगी रह चुके हैं। तो बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। मुख्य परीक्षा में बहुत सारा मैं आपका मदद करता हूं, और जो मैं सजेशन दूंगा कि इस टाइप के इतने प्रश्न को आप पढ़िए, उसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि पिछले 65वें 66वें 67वें आप जिस एग्ज़ाम का भी देखिएगा, मेरा पिछला वीडियो दिया हुआ है यूट्यूब पर, इसी चैनल पर। आप जब वहाँ देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो मैं सजेस्ट करता हूँ उसमें से आ जाता है। तो प्रयास कीजिएगा जो मैं सजेशन दे दूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, उस टाइप के नोट्स बनाइए। जो नोट्स आप लोगों से नहीं बनेगा, बराबर चैनल के साथ जुड़े बने रहिएगा। निश्चित रूप से आपके हिसाब का मैं नोट्स आपको हेल्प करूँगा। और स्टैटिक के एक निश्चित रेगुलर वे में सीरीज चल रहा है। प्रीवियस ईयर का भी मैं पहले दे चुका हूँ, कुछ बचा हुआ है तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा समय रहते। और कुछ मॉडल प्रैक्टिस के लिए भी प्रश्न आप लोग को देते रहता हूँ, तो नियमित रूप से बने रहिए। स्टैटिक में बहुत बड़ी सुविधा है कि यदि आप स्टैटिक सही कर देते हैं तो उसमें नंबर कटता नहीं है, तो 72 के 72 नंबर वहाँ से आपको मिल जाते हैं। ये बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।